नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड में हम आज 10वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है भाई। तो जो चंपावत में घटकू देवता का मंदिर है वो फुगर पहाड़ी पर है। कौन किस पहाड़ी पर भाई? तो फुगर पहाड़ी पर स्थित है कौन सा? घटकू देवता का मंदिर। और जो कि कहाँ पर है भाई? तो चंपावत में है। इससे जो बातें याद रखनी है, इस पहाड़ी पर घटकू देवता का सिद्ध पीठ बना हुआ है और इसी के पास में स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का यहाँ पर कुर्म अवतार हुआ है भाई। कानदेव पर्वत पर भैया जो कि अवतार देखने को मिलता है कहाँ पर भी? कानदेव पर्वत पर देखने को मिलता है। इसी कारण इस क्षेत्र को बाद में कुर्मांचल या कुमायूं का क्षेत्र कहा जाने लगा था भाई। यह कहा जाने लगा है भाई। तो जो चंपावत में घटकू देवता का मंदिर है वो फुगर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है भाई? ये पूछा गया है हमसे। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग बाह्य हिमालय है। कौन सा भी? तो बाह्य हिमालय है हिमालय का सबसे नवीन भाग। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई। बाह्य हिमालय और लघु या मध्य हिमालय का निर्माण मायूसीन युग में हुआ है भाई। किस युग में हुआ है? तो मायूसीन युग में हुआ। किसका निर्माण भैया? तो बाह्य हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण। ठीक है। और प्लायोसीन युग तक चला है भाई। मायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है और कहाँ कब तक चला भाई? तो प्लायोसीन युग तक चला है भाई। उत्तराखंड में बाह्य हिमालय में हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं जिसे शिवालिक श्रेणी या शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे नवीन भाग बाह्य हिमालय है भाई। तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है भाई? ठीक है, किसके? शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो शिवालिक शब्द का अर्थ है भाई शिव की भौएं। ठीक है, क्या अर्थ है भाई? तो शिव की भौएं है भाई। शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक का प्राचीन मैनाक पर्वत है। कौन सा भाई? मैनाक पर्वत है शिवालिक का प्राचीन नाम। शिवालिक को उत्तराखंड का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है भाई। शिवालिक को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक को उत्तराखंड का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पश्चिमी नयार नदी का प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या कहा गया भाई? ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में भैया क्या कहा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको कहा गया भाई ढाई जूली गाड़ कहा गया है। क्या कहा गया? कहा गया भाई? तो ढाई जूली गाड़ कहा गया है। किसको भाई? पश्चिमी नयार नदी का प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, इसका नाम है भाई। अगर इसे बातें ये याद करें, बात करें तो जो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है अभी? तो सतपुली के पास होता है। कहाँ पर होता है? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम तो सतपुली के पास होता है। और सतपुली कहाँ भी? तो पौड़ी में होता है। इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है भाई वो क्या है? दूधातोली है भाई। क्या है? उद्गम स्थल की बात करें इन दोनों नदियों की तो दूधातोली है। पश्चिमी नयार जब निकलती है तो शुरुआत में इसे ढाई जूली गाड़ के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो ढाई जूली के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नयार को शुरुआत में क्या कहा जाता है भाई? स्यूसी गाड़ या कैन्यूर गाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जब इनका संगम सतपुली में होता है तो नया नदी बनती है भाई। और यही नयार आगे चलकर गंगा के साथ क्या कर लेती है भाई? संगम कर लेती है। नयार और गंगा का संगम भैया फुलचट्टी यानी व्यास घाट में होता है भाई। ठीक है, नयार नदी और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है भाई? तो फुलचट्टी व्यास घाट में होता है भाई। और ढाई जूली की बात करें तो ढाई जूली घाट किसका नाम है भाई? तो पश्चिमी नयार नदी का नाम है भैया। और इसकी लंबाई की बात करें तो कितने किलोमीटर है भाई? तो 78 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। और स्यूसी घाट की बात करें और ये किसका नाम है भाई? तो पूर्वी नयार का नाम है भाई। और पूर्वी नयार की नदी की लंबाई कितनी है? तो 109 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है भाई। तो ये बातें याद रखनी है भैया इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई? और किसमें पूछा गया है? वर्ग किलोमीटर में।
तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र कितना है भाई? 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 53,483 वर्ग किलोमीटर है भैया किसका? उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। मंडल कितने हैं? तो 2 मंडल हैं भैया, गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल। गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, कुमायूं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई भी? तो 13 जिले होते हैं भैया। कितने जिले होते हैं भाई? तो 13 जिले होते हैं। गढ़वाल में मंडल की अगर बात करें तो कितने परसेंट भूमि देखने को मिलती है हमें? तो 60.7% भूमि हमें गढ़वाल मंडल में देखने को मिलती है। और भैया 39.33%, कितना भाई? 39.33% हमें किसमें भाई? कुमायूं मंडल में भूमि देखने को मिलती है भाई। कुमायूं का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कुमायूं का सबसे बड़ा जिला अगर बात करें, सॉरी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो चमोली है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना भाई? 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भैया? क्षेत्रफल है किसका? चमोली जिले की। और छोटा पूछेगा उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है अभी? तो चंपावत है। और जिसका क्षेत्रफल कितना है भैया? 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई। ठीक है। और अगर इससे बात करते हैं पर्वतीय भाग कितने परसेंट है भाई? पर्वतीय भाग की बात करें तो लगभग 86% हमें पर्वतीय भाग देखने को मिलता है। और मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भाग लगभग हमें 14% हमें मैदानी भाग देखने को मिलता है। उत्तर से अगर दक्षिण की चौड़ाई की बात करें तो कितनी है? तो 320 किलोमीटर हमें उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देखने को मिलती है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमें कितने देखने को मिलती है? तो 358 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है भाई। तो ये बातें हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है भैया? तो किसमें सबसे ज़्यादा वर्षा में देखने को मिलती है? तो बाह्य हिमालय में। किसमें भाई? तो बाह्य हिमालय में भैया सबसे ज़्यादा हमें वर्षा देखने को मिलती है भाई। बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और औसतन यहाँ पर भैया क्या होता है? वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक हमें वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। हिमालय का यही क्षेत्र है जहाँ पर हमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। भावर के उत्तर में स्थित है भाई शिवालिक श्रेणियाँ। और सबसे ऊपर है भैया महान हिमालय या मुख्य हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय फिर आती है भाई। और शिवालिक श्रेणियों जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसे शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय और हिमालय का पाद भी कहा जाता है। इसकी औसत चौड़ाई जो हमें देखने को मिलती है, चौड़ाई की बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर की औसत चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। ऊंचाई की बात करें तो 700 से लेकर 1200 मीटर तक की हमें ऊंचाई देखने को मिलती है भाई। शिवालिक पहाड़ी का विस्तार उत्तराखंड में 7 जिलों में, और सबसे ज़्यादा पर्यटक हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं भैया। जो शिवालिक पहाड़ी है उसका विस्तार उत्तराखंड में कितने जिलों में है? तो 7 जिलों में है। और सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं इन्हीं जिलों में हमें देखने को मिलते हैं भाई। या इसी शिवालिक पहाड़ी में सबसे ज़्यादा हमें पर्यटक देखने को मिलते हैं भैया। तो बाह्य हिमालय क्षेत्र में भैया हमें क्या सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? ये हमसे पूछा गया है। तो भाबर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है भैया प्लेस्टोनीसीन युग में देखने को मिला है भैया। पहले हिमालय बने, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक बना। और अगर शिवालिक की बात करें तो प्लाइसटोन युग से लेकर और प्लेटोनिक युग के चरण तक हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, सर्वप्रथम किस वर्ष हरिद्वार के समीप जीवाश्म अवशेष मिले थे भाई? तो सबसे पहले कहाँ मिले थे और कब मिले थे भाई? तो 1939 में हमें देखने को मिले थे जीवाश्म अवशेष। ठीक है। सबसे पहले जो 1939 में हरिद्वार के समीप हमें क्या देखने को मिले भाई? तो जीवाश्म अवशेष देखने को मिले हैं भाई। और कब? 1939 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, उत्तराखंड कौन सा भाई? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत पाए जाते हैं भैया? उत्तराखंड में किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं, यह हमसे पूछा गया है भाई। तो अगर इसकी बात करें तो हाँ, इसका जो आंसर होगा भाई तराई क्षेत्र में। किसमें भाई? तो तराई क्षेत्र में देखने को हमें मिलते हैं भाई। तराई क्षेत्र की भूमि काफ़ी दलदली होती है
और उबड़ खाबड़ भूमि भावर की होती है भाई। तरी वाला भूमि या तराई क्षेत्र भैया, तरी वाला भूमि किसको कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र को कहा जाता है भैया क्या? तरी वाला क्षेत्र। या किसको कहा जाता है भाई? तो तराई क्षेत्र को कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है भैया। सबसे उत्तर में महान हिमालय पड़ता है और महान हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय पड़ता है। महान हिमालय के बाद लघु हिमालय देखने को मिलता है और लघु हिमालय के बाद हमें शिवालिक हिमालय देखने या शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमें क्या? बीच में कुछ चौरस घाटियां देखने को मिलती हैं जिनको दून या द्वार कहा जाता है। शिवालिक के बाद भावर पड़ता है और उसके बाद हमें तराई क्षेत्र, फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र पड़ता है भाई। दून और द्वार लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टिबियान हिमालय या टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है भाई। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है भैया। कौन सी? ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है भैया। तो उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है अभी? तो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय के किस भाग में विशाल हिमनद मिलते हैं भैया? हमसे पूछा गया है कि हिमालय के किस भाग में विशाल हिमनद देखने को मिलते हैं या मिलते हैं भैया? किसमें? तो बृहत हिमालय में, बृहत हिमालय में। ठीक है। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर प्लेस्टोनियस युग के हैं। इसी क्षेत्र में हमें बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। अधिकांश ऊंची चोटियां हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस क्षेत्र को निर्माण महीन कणों से हुआ भाई? किस क्षेत्र का निर्माण भाई महीन कणों से हुआ है? ये हमसे पूछा गया है। तो तराई क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो महीन कणों से हुआ है भाई। किसका भी? तराई क्षेत्र का भाई। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित है और भावर क्षेत्र में जो भूमि लुप्त हो जाती है वह तराई क्षेत्र में वापस से आ जाती है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी भाई? 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई मानी जाती है। किसकी? तराई क्षेत्र की मानी जाती है। इस क्षेत्र का निर्माण जो महीन कण वाले अवसाद होते हैं और जो नदियों के साथ बहकर आते हैं भैया, उनसे मिलकर तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है और इसी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं हमें देखने को मिलते हैं भैया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बना है कि पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं जो हमें तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है भाई? तो तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है भाई। तराई क्षेत्र में हमें उपोष्ण जलवायु देखने को मिलती है भैया। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपोष्ण जलवायु हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था भाई। ठीक है। कब हुआ था भाई? तो तराई जिले का जो गठन होता है 1842 में होता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है भाई? तो किस श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो महान हिमालय। किसके लिए भाई? महान हिमालय श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है भाई। ठीक है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? महान हिमालय पूरे वर्ष भर क्या होता है अभी? बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है भैया? हिमाद्री कहा जाता है। और किसमें कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथों में इसको हिमाद्री कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसके? अगर अन्य नाम की बात करें तो आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। इसी को बृहत हिमालय के नाम से भी हम क्या करते हैं भैया? जानते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई हमें 15 से 30 किलोमीटर की बीच देखी है भाई। चौड़ाई कितनी है भाई? 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। और ऊंचाई की बात करें तो ये 4500 से लेकर कहाँ तक भाई? ये 4500 लेकर लगभग 7817 मीटर तक की ऊंचाई तक हमें इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में भैया ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है भैया। हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितनी है भैया? 4500 से लेकर लगभग 7817 मीटर तक की हाइट हमें
इस क्षेत्र की देखने को मिलती है। और उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है। बर्फ का घर हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो महान हिमालय श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, वो क्वेश्चन हमारा क्या है? कामेट, चौखंबा, दूनागिरी तथा बंदरपुंज जैसी पर्वत चोटियां किस हिमालय श्रेणी में स्थित हैं? यह हमसे पूछा गया है। तो महा हिमालय किस में भाई? महा हिमालय श्रेणी में स्थित हैं भैया। कौन कौन से? कामेट, चौखंबा, दूनागिरी तथा बंदरपुर जैसी पर्वत चोटियां महा हिमालय श्रेणी में स्थित हैं भैया। महा हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, मुख्य हिमालय, व्रत हिमालय आदि नामों से जाना जाता है भाई। ठीक है। और फूलों की घाटी भी व्रत हिमालय में स्थित है भैया। ठीक है। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो व्रत हिमालय में स्थित है भाई। ठीक है। तो कामेट, चौखंबा, दूनागिरी तथा बंदरपुर जैसी पर्वत चोटियां भैया महा हिमालय श्रेणी में स्थित हैं भाई। ठीक है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।